ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। एक योगी की आत्मकथा। परमहंस योगानंद। हिंदी ट्रांसलेशन। अध्याय 1। मेरे माता पिता एवं मेरा प्रारंभिक जीवन। बचपन की एक स्मृति असाधारण और उल्लेखनीय भी है, क्योंकि उसका चिन्ह आज भी मेरे हाथ पर है। एक दिन मेरी बड़ी बहन उमा और मैं सुबह सुबह अपने गोरखपुर के अहाते में नीम के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। वह मुझे बंगाली भाषा पढ़ना सिखा रही थी। बीच बीच में खाली समय में मैं आसपास के तोतों को नीम के पके फलों को खाते निहार रहा था। उमा ने अपने पैर पर एक फोड़ा होने की शिकायत की और उस पर लगाने के लिए मरहम की डिबिया ले आई। मैंने उसमें से थोड़ा सा मलहम अपने हाथ पर लगा लिया। क्यों? तुम अपने स्वस्थ हाथ पर दवा क्यों लगा रहे हो? क्योंकि दीदी, मुझे लगता है कल यहाँ एक फोड़ा निकलेगा। मैं तुम्हारे मलहम की जांच कर रहा हूँ, जहाँ पर यह फोड़ा निकलेगा। चल, झूठे कहीं के। दीदी, मुझे झूठा मत कहिए जब तक सुबह आप ये ना देख लें कि वाकई क्या हो गया है। मुझे अपनी बेइज्जती महसूस हुई और क्रोध से भरकर बोला। उमा पर उसका कोई असर नहीं पड़ा और उसने मुझे 3 बार अपना ताना कसा। मेरी आवाज़ में एक दृढ़ निश्चय था और मैंने धीमे से जवाब दिया। मैं अपनी इच्छा शक्ति के दम पर कहता हूँ कि कल मेरे हाथ में ठीक इसी जगह एक अच्छा खासा बड़ा फोड़ा हो जाएगा और तुम्हारे फोड़े का आकार मेरे फोड़े से दुगना हो जाएगा। अगली सुबह मेरे हाथ में एक बहुत बड़ा फोड़ा निकल गया और उमा का फोड़ा उससे दुगना बड़ा हो गया। चीखते हुए मेरी बहन माँ के पास दौड़ते हुए गई। मुकुंद जादू टोना करना सीख गया है। माँ ने गंभीर होकर मुझसे कहा, किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए कभी शब्दों की शक्ति का इस्तेमाल मत करना। और मैंने अपनी माँ के शब्दों का अक्षरशः पालन किया। मेरे फोड़े को चीरा लगाकर ठीक किया गया। डॉक्टर द्वारा चीरे लगाने का हल्का सा निशान आज भी है। मेरे दाहिने हाथ का निशान मुझे मेरे द्वारा कहे गए शब्दों की शक्ति की याद दिलाता है। वे सरल और अनजाने में हानि रहित वाक्य जो मैंने उमा दीदी को कहे थे, क्योंकि वे मैंने पूरी तन्मयता और गहराई से कहे थे। उसने इतनी शक्ति पैदा की कि वह एक विस्फोटक बम पैदा करने की ताकत बन गए थे। बाद में मुझे समझ आया कि किसी के जीवन के संकट को बचाने के लिए वाणी की विस्फोटक स्पंदन शक्ति का सदुपयोग किया जा सकता है और इस प्रकार शल्य रहित यानी बिना चीर फाड़ के भी घावों को भरा जा सकता है। हमारा परिवार पंजाब के लाहौर शहर में स्थानांतरित हुआ। वहाँ पर मैंने जगन माता का काली रूप का चित्र प्राप्त किया। इस चित्र की वजह से हमारे घर की बालकनी में एक अनौपचारिक छोटा सा मंदिर बना। अनायास ही मेरे मन में विचार आया और यह विश्वास भी कि इस पवित्र स्थान में मेरे द्वारा हर संकल्पित प्रार्थना यहाँ पर करने से पूर्णता को प्राप्त होगी। एक दिन उमा के साथ खड़ा मैं 2 लड़कों को घर की छतों पर पतंग उड़ाते हुए देख रहा था। उनके और हमारे घरों के बीच एक बहुत संकरी गली थी। तुम आज इतने शांत क्यों हो? उमा ने खेल खेल में मुझे धक्का देते हुए कहा। मैं सोच रहा था कि कितनी आश्चर्य की बात है कि मैं जो कुछ भी मांगता हूँ मेरी जगन माता मुझे वह दे देती हैं। मुझे लगता है वे तुम्हें ये दोनों पतंग दे देंगी, मेरी बहन ने मेरा उपहास उड़ाते हुए कहा। क्यों नहीं? मैं मन ही मन उनको पाने की प्रार्थना करने लगा। भारत में पतंगों के धागों पर मांजा यानी गोंद और शीशे का चूर्ण लगाकर खेल खेला जाता है। हर प्रतिद्वंदी एक दूसरे की पतंग के धागे को पतंग के धागे से ही काटने का प्रयास करते हैं। कटी हुई पतंग आज़ादी से छतों के ऊपर उड़ती हुई और उड़ी पतंग को पकड़ने में बहुत मज़ा आता है। उमा और मैं भी बालकनी में खड़े थे, जिसके ऊपर छत थी और दोनों और दीवारें भी थीं। ऐसा असंभव सा प्रतीत होता था कि पतंगे हमारे हाथों में आएंगी, क्योंकि उनके धागे निश्चय ही छतों के ऊपर फंस जाएंगे।
गली के उस पार खेल शुरू हो चुका था। एक पतंग कट गई थी। तुरंत पतंग मेरी ओर उड़ने लगी। एक क्षण के लिए वह रुकी और फिर हवा के झोंके के साथ उसका धागा सामने वाले घर की छत पर उगे नागफनी के पौधे में फंस गया। मेरे पकड़ने के लिए पूरा फंदा बन गया था। मैंने अपना पुरस्कार उमा को सौंप दिया। ओह, यह तो केवल एक संयोग मात्र था, ना कि तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर। यह दूसरी पतंग भी तुम्हारे पास आ जाएगी तो मैं मानूंगी। मेरी बहन की काली आंखों में शब्दों से अधिक आश्चर्य का भाव था। मैंने अपनी प्रार्थना जारी रखी। अब मैं हृदय की गहराइयों से जोर लगा रहा था। दूसरी खिड़की द्वारा पतंग को जोर से झटका मारने से उसका धागा भी टूट गया। हवा में नाचती हुई वह पतंग मेरी तरफ आने लगी। मेरा सहायक नागफनी का पौधा, उसने फिर पतंग के धागे को अपने में फंसाकर जरूरी फंदा बनाया जिससे मैं उसे पकड़ सकूं। मैंने अपनी दूसरी ट्रॉफी भी उमा को दे दी। निश्चय ही जगत माता तुम्हारी सुनती है। मेरे लिए यह सब अजीबोगरीब जैसा है। मेरी बहन एक डरी हुई हिरनी की तरह वहां से भाग गई। अध्याय 2। मेरी माँ का देहांत और अलौकिक ताबीज। मेरे बड़े भाई का विवाह कराना मेरी माँ की सबसे बड़ी इच्छा थी। ओह, जब मैं अनंत की पत्नी का मुख देखूंगी तो मुझे इस धरती पर ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। मेरी माँ द्वारा कहे जाने वाला वाक्य मुझे वंशावली की ओर बढ़ाने की एकमात्र भारतीय भावना का बोध कराता था। मेरी उम्र 11 वर्ष की थी जब अनंत की सगाई हुई। अति उत्साहित मेरी माँ विवाह की तैयारियों की निगरानी में जुटी हुई थी। मैं और मेरे पिता उत्तर भारत के बरेली शहर में अकेले रह रहे थे, जहाँ 2 वर्ष लाहौर रहने के पश्चात मेरे पिताजी का स्थानांतरण हुआ था। इससे पहले मैं अपनी 2 बहनों रोमा और उमा के धूमधाम से किए गए विवाह संस्कारों को देख चुका था, लेकिन सबसे बड़े बेटे अनंत की तैयारी तो वाकई अत्यंत शानदार थी। मेरी माँ हर दिन दूर दूर से कलकत्ता पहुँच रहे रिश्तेदारों का गर्मजोशी से स्वागत कर रही थी। उसने उन सबको 50 हेम्सर्ट स्ट्रीट में लिए गए विशाल नए मकान में पूरी सुख सुविधाओं के साथ ठहराया। विवाह की पूरी तैयारियां हो चुकी थी। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन, सजी हुई पालकी जिसमें बैठकर अनंत अपनी होने वाली दुल्हन के घर जाते, रंग बिरंगी लाइटों की कतारें, बड़े बड़े गत्ते के हाथी और ऊंट, अंग्रेजी, स्कॉटिश और भारतीय बैंड बाजे, आमोद प्रमोद के लिए विभिन्न वर्गों के पेशेवर गायक और नर्तक, विवाह विधि को संपन्न कराने के लिए पंडित, बस विवाह संपन्न होना शेष था। पिताजी और मैं अति उत्साहित थे। आखिर विवाह समारोह के समय पर पहुंचने की तैयारी में थे। शुभ दिन के कुछ समय पहले ही मैंने एक अमंगल दृश्य देखा। बरेली में मध्य रात्रि का समय था। मैं अपने पिताजी के साथ बंगले के बरामदे में सोया हुआ था। पलंग पर लगी मच्छरदानी पर अजीब सी फड़फड़ाती आवाज़ से मेरी नींद खुल गई। मच्छरदानी के पर्दे खुल गए और मैंने अपनी प्यारी माँ की आकृति देखी। अपने पिताजी को जगाओ। उनकी आवाज़ में केवल एक फुसफुसाहट थी। सुबह 4 बजे सबसे पहले मिलने वाली ट्रेन से चलो। कलकत्ता के लिए तुरंत निकलो यदि तुम मुझे देखना चाहते हो। छवि वाली आकृति अदृश्य हो गई। पिताजी, पिताजी, माँ के प्राण जा रहे हैं। मेरी डरी हुई आवाज़ ने उन्हें तुरंत उठा दिया। मैंने रोते हुए उन्हें पूरा वृत्तांत सुनाया। मेरे पिताजी ने अपने स्वभाव अनुसार इस नई घटना को अस्वीकारते हुए कहा, तुम्हारी माँ का स्वास्थ्य एकदम ठीक है। यदि हमें कोई खराब खबर मिलेगी तो हम कल निकल चलेंगे। अभी नहीं निकलने पर आप कभी स्वयं को क्षमा नहीं कर पाएंगे। मैं अंदर से बहुत व्यथित था। साथ ही मैंने यह भी कहा, इसके लिए मैं कभी आपको माफ़ नहीं करूँगा। उदासी भरी प्रातःकाल की शुरुआत स्पष्ट संकेत से हुई। माँ गंभीर रूप से अस्वस्थ, विवाह स्थगित, तुरंत पहुँचे। मैं और पिताजी हतप्रभ होकर तुरंत निकल पड़े।
रास्ते में गाड़ी बदलने वाले स्थान पर मेरे चाचा जी हमसे मिले। तीव्र गति से एक गरजती हुई ट्रेन सामने से आ रही थी। उसका आकार बड़ा होता जा रहा था। मेरे अंदर की वेदना ने अचानक ही मुझे ट्रेन के आगे अपने आप को झोंक देने के लिए प्रेरित किया। अपनी माँ की छत्र छाया से वंचित हो जाने के बाद इस उजड़े संसार में जीवित रहने लायक अब बचा ही क्या है। मैं अपनी माँ को इस दुनिया में सबसे प्यारी दोस्त मानता था। उनकी सांत्वना भरी काली आंखें मेरे बचपन की छोटी छोटी व्यथाओं और दुखों का एकमात्र सहारा थी। क्या वे अभी भी जीवित हैं? मैं एक आखिरी प्रश्न अपने चाचा से पूछने के लिए रुका। निश्चित ही वे जीवित हैं। मेरे चेहरे पर बिखरी अधीरता को समझने में उन्होंने एक भी क्षण की देरी नहीं की, लेकिन मुझे उनके जवाब पर लेश मात्र भी विश्वास नहीं हुआ।